नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर है। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की बढ़ी मुश्किलें, बुजुर्ग महिला के बाद एक और शख्स ने लगाया जमीन हड़पने का आरोप, बाजपुर कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में सुखवंत सिंह की पत्नी का बयान, कहा अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है परिवार, आगे भी निष्पक्ष जांच की जताई उम्मीद। और उर्मिला सनावर और सामाजिक कार्यकर्ता भावना पांडे के बीच शुरू हुई कॉल्ड वॉर। उर्मिला ने भावना को बताया 420। भावना पांडे बोली राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने की दी चेतावनी। और चारधाम यात्रा की तैयारियों से जुड़ी बड़ी खबर, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मोबाइल बैन करने की तैयारी, रील ब्लॉग बनाने के दौरान बढ़ते विवाद पर किया जा रहा है विचार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। एक जनप्रतिनिधि जिसके पास जनता आती है ये सोचकर कि उसकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन उत्तराखंड में गजब हो गया। वो जनप्रतिनिधि जिसके पास जनता अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए आती है, अब उसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की, जिन पर बुजुर्ग महिला ने अपनी जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में गजब हो गया, बीजेपी विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप, पूर्व मंत्री अरविंद पांडे पर धोखाधड़ी का लगा आरोप। अब तो बुरे फंस गए पांडे जी। एक ऐसा नेता जिसे जनता ने अपने विकास के लिए चुना, लेकिन वही नेता जब जनता के वोट पाकर जनप्रतिनिधि बन जाए, तब जनता के विकास का चोला ओढ़े वो सिर्फ अपना विकास करने में लग जाता है। कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे हैं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे पर। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले जरा आप ये सुनिए। भैया, ये मेरी जमीन अरविंद पांडे ने के भाई ने, अमर पांडे ने मेरे से 4-5 साल के लिए लिखवाई थी और इन्होंने 30 साल के लिए करवा के और आज तक मेरी ज़मीन छोड़ नहीं रहे। मैं पूरे संघर्ष करे, कह रहे नहीं ज़मीन छोड़ेंगे तेरी, और मारने का भी प्रयास किया मेरे बच्चों को, मेरी लड़की का सिर भी फाड़ दिया, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। अब मैं भी जिस तरह सुखवंत सिंह ने अपनी आत्महत्या करी है, मैं भी ऐसे ही करूँगी ज़मीन के पीछे अरविंद पांडे के घर पे जाके। ये मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का है। ग्राम बिजपुरी कैलाखेड़ा की रहने वाली 65 साल की परमजीत कौर और उनके बेटे अवतार सिंह ने बीजेपी के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। और ये आरोप सिर्फ अरविंद पांडे पर ही नहीं, बल्कि उनके भाई अमर पांडे पर भी लगा है। इंसाफ की मांग करते हुए परमजीत कौर और अवतार सिंह भरी ठंड के बीच एसडीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2019 में अरविंद पांडे के भाई अमर ने उनकी करीब 1 हेक्टेयर कृषि भूमि को 30 साल की लीज के नाम पर धोखे में रखकर अपने नाम दर्ज करा लिया। महिला का आरोप है कि शुरुआत में केवल 1 एकड़ भूमि की लीज की बात कही गई थी, लेकिन कागजी कार्रवाई में उन्हें गुमराह कर पूरी जमीन अपने नाम करवा ली गई। उधर महिला के धरने से हरकत में आए प्रशासन ने मामले की जांच के लिए संयुक्त टीम गठित की। वहीं जब ये मामला तूल पकड़ने लगा और बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर आरोप लगने लगे, तब जाकर अरविंद पांडे इस मामले में झुकते नजर आए और प्रशासन से जमीन का कब्जा महिला को देने के लिए कह दिया। और आज मैं बिल्कुल अपने पूरे होशो आवाज में बाबा केदार को साक्षी मान के, उत्तराखंड को साक्षी मान के मैं आज यहाँ एसडीएम के पास आया हूँ, ये कहने के लिए कि जो आरोप मेरे पे लगे हैं कि बूढ़ी माँ की ज़मीन मैंने छीनी है, हड़प ली है, दबाव में ले लिया है, तो मैं एसडीएम से कहने आया हूँ कि उस ज़मीन को, उस बूढ़ी माँ को कब्जा तत्काल आज ही दिलवा दिया जाए। अब विधायक जी का यूं यू टर्न लेना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या बुजुर्ग महिला ने जो आरोप लगाया बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर, क्या वो सही थे? क्या अरविंद पांडे को अपनी छवि खराब होने का डर सता रहा था? क्या अरविंद पांडे ने बीजेपी की छवि को धूमिल होने से बचाया, या फिर 2027 में फिर से खुद को रिपीट होने का रास्ता साफ किया? ये तमाम सवाल अब सियासी गलियारों में घूम रहे हैं।
वहीं गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें यहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला के बाद अब एक और शख्स ने गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि इन्होंने भी बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीड़ित ने बाजपुर कोतवाली में जमीन कब्जाने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। वहीं इस मामले में एसडीएम अरमिता शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील चकबंदी और पुलिस की संयुक्त टीम का गठन कर जांच का आश्वासन दिया है। आज ही कोतवाली आने का कारण यह है कि मैंने एक बूढ़ी माँ को देखा कि बूढ़ी माँ जो है वो इतनी हिम्मत जुटा रही है इन लोगों के खिलाफ, तो मैं नहीं जुटा सकता क्या? मैं उससे प्रभावित होकर बूढ़ी माँ से जो है ये मतलब मैंने ये मन बनाया कि हाँ भी मुझे भी इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं बीपी और हार्ट का पेशेंट हूँ। अगर कुछ भी हुआ मुझे तो वो इन लोगों की जिम्मेवारी होगी, अरविंद पांडे और अरविंद पांडे के परिवार, देवानंद पांडे, अमर पांडे, इनके परिवार की जिम्मेवारी होगी। अगर मेरे पे कोई हमला हुआ और मेरे पे अगर कोई भी मुझे दिक्कत आई तो इन लोगों की जिम्मेवारी होगी। ये संजय कुमार बंसल जी का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो मुंडिया पिस्तौर में ज़मीन से संबंधित है। उनके द्वारा ये बताया गया है, इसमें प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि माननीय विधायक गदरपुर जो हैं उनके भाइयों के द्वारा मिली भगत करके और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मिली भगत करके उनकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर लिया गया है और मौके पे कब्जा कर लिया गया है। तो इसमें चकबंदी से संबंधित ये मैटर है। तत्काल चकबंदी अधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त कमेटी का गठित की जा रही है और क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको डराया धमकाया गया है, धमकी दी गई है, तो पुलिस विभाग को भी तत्काल ही प्रकरण को प्रेषित किया जाए। वहीं चंपावत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में 28 स्टॉल लगाए गए थे और इस दौरान 600 से ज्यादा लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों की 70 से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के हर नागरिक तक सीधे पहुंच बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक की है। इसके साथ ही इस बैठक से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बद्रीनाथ के सिंह द्वार से आगे मोबाइल बैन करने की तैयारी की जा रही है। मोबाइल जमा कराने की अब व्यवस्था बनाई जाएगी। रील ब्लॉग बनाने के दौरान जो विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं उन पर ही यह संज्ञान लिया जा रहा है और अब इन धामों में मोबाइल फोन बंद कराने की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने तीर्थ यात्रा की तैयारियों को लेकर यह बड़ी बैठक की है। वहीं उत्तराखंड में प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया का पहला जो चरण है वो पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि इस डिजिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके बाद राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल शहरी विकास विभाग की तरफ से प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है और अच्छी खबर यही है कि इस प्रक्रिया के बाद रेवेन्यू में 136% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल इस स्कीम में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके चलते दूसरा चरण अभी शुरू नहीं किया गया है। निदेशक शहरी विकास विनोद गोस्वामी ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश भर के सभी नगर निकायों का ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है और उसकी मैपिंग की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। पहले हमारा नगर सेवा एक पोर्टल था, उसके माध्यम से भी कई निकायों में कार्य चला था। टोटल 14 निकायों में पहले चरण में प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन कर दिया गया था। वर्तमान में हमारी सभी नगर निकायों में जो प्रॉपर्टी का जो ड्रोन सर्वे है वो हो चुका है और उसका कंप्यूटराइजेशन वगैरह हो चुका है। अब हम जो सेकंड फेज में जा रहे हैं, तो भारत सरकार का एक उपयोग करके पोर्टल है उसके माध्यम से जा रहे हैं। जो पहले की जो स्थिति थी जिसमें कि हमने डिजिटल करने का प्लान किया था उसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। अगर हम 3 टैक्स की बात करें जो कि बड़े नगर निकायों के लिए जो बड़े एक रिसोर्स जनरेटर होते हैं, पहला प्रॉपर्टी टैक्स है, दूसरा लाइसेंस है जो ट्रेड लाइसेंस वगैरह होता है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस जो टैक्सेस या रिसोर्सेज भी होते हैं जैसे तहबाजारी या कोई और चीज है या कोई और, तो उसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स में 136% का उछाल आया है।
वहीं काशीपुर में किसान आत्महत्या मामले में सुखवंत सिंह की पत्नी का एक बयान सामने आया। उन्होंने सरकार से ये गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले में आगे भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा परिवार जो है वो संतुष्ट है और आगे भी पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की उन्होंने उम्मीद जताई है। जिस पीड़ा में हमें इस समय है, जो मेरे साथ घटना हुई है मेरे पति के साथ, उसमें एसपी साहब, मुख्यमंत्री धामी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरा साथ दे रही है। एसपी साहब भी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उत्तराखंड में बागवानी को नई दिशा देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेब की अति सघन बागवानी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर मंथन किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में सेब के साथ साथ कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। मुख्य सचिव ने किसानों को क्लस्टर आधारित मॉडल से जोड़ने, आधुनिक और हाई डेंसिटी पौधों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग की अगस्त्य मुनि में मकर संक्रांति के मौके पर निकाली गई देवारा यात्रा को लेकर अब एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद प्रशासन ने साफ किया है कि कार्यवाही डोली के खिलाफ नहीं की गई, बल्कि डोली की आड़ में जानबूझकर अव्यवस्था फैलाने वाले, हिंसा करने वाले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ की गई है। उधर उपजिलाधिकारी ने अनिल शुक्ला ने बताया है कि डोली परंपरा मार्ग से जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग डोली का रास्ता बदलने पर उतारू थे। उन्होंने बताया कि प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारी भी कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 107 अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। दिनांक 15/1/2026 को मेरी ड्यूटी जिलाधिकारी महोदय द्वारा श्री अगस्त मुनि महाराज की देवरा यात्रा में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु, शांतिपूर्ण ढंग से डोली को ले जाए जाने हेतु उनकी यात्रा में लगाई गई थी। और मेरे द्वारा ये देखा गया कि वहाँ पर डोली, कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि डोली जो है वो मंदिर से निकलना नहीं चाहती थी और अपने परंपरागत मार्ग से जाना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा दबाव बना करके परंपरागत रास्ते को छोड़ करके अगस्त मुनि क्रीड़ा मैदान के मुख्य गेट से लाया गया, जो कि डोली खुद नाराज हुई, लेकिन जो है इनके द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया, जो मीडिया में वीडियो के माध्यम से एक र्यूमर फैलाया जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हर रोज नए ऑडियो और वीडियो वायरल करने वाली उर्मिला सनावर का आतंक अब खत्म हो चला है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर उर्मिला सनावर ने अपना फोन जमा करवा दिया है सबूत के तौर पर। ऐसे में माना जा रहा है कि उर्मिला सनावर का चैप्टर क्लोज हो गया है। आगे क्या कुछ रहेगा इस रिपोर्ट में देखिए। उर्मिला का खेल खत्म, उर्मिला सनावर का चैप्टर क्लोज। अब उर्मिला नहीं मचाएगी आतंक, बीच मझधार में फंसी नाव। जब मजिस्ट्रेट के सामने केस हो जाएगी, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग दे देगी और अपना डिवाइस दे देगी, तो उर्मिला सनावर का केस यहाँ पर चैप्टर क्लोज और इसके बाद सीबीआई देखेगी। अब तो स्वामी दर्शन भारती भी कह रहे हैं कि उर्मिला सनावर का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब तक गट्टू गट्टू चिल्लाने वाली उर्मिला सनावर का खेल ही खत्म हो गया है। कोर्ट पे उर्मिला का फोन जमा हो चुका है, यानी उर्मिला के पास अब कुछ नहीं बचा। जिस फोन और ऑडियो के आधार पर उर्मिला ने अब तक प्रदेश में आतंक मचा कर रखा, हर रोज ऑडियो वीडियो शेयर कर नेताओं के नाक में दम करके रखा, अब उस उर्मिला के पास ना तो फोन बचा है और ना ही पैसा। उर्मिला अब गिड़गिड़ाते और सिसकते हुए कह रही है कि उसके पास अब पैसा नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। मैंने कहा मुझे बॉम्बे जाना, मेरे पास अभी पैसे खत्म हो गए मुझे, क्योंकि जो मैं सीरियल कर रही थी वो सीरियल की पेमेंट सारी मर गई, क्योंकि हम भागे खुद सेट छोड़ के वहाँ से 29 दिसंबर को। तो अभी हमारे जो भी 4-5 लाख रुपए पेमेंट है, अभी हमें वो भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बता दें कि बीती रोज उर्मिला सनावर अपना मोबाइल जमा करवाने रोशनाबाद कोर्ट पहुंची थी। उर्मिला के साथ सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि उर्मिला ने अपना फोन जमा करवा दिया है और उर्मिला का चैप्टर क्लोज हो चुका है, साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी। भैया उत्तराखंड वासियों, ये उर्मिला सनावर नाम का जो बम था, बम एमएलए तो ये बड़ा भारी बम, एटम बम के परमाणु बम, भैया इसको मैं आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रहा हूँ। और सब लोगों से, उत्तराखंड वासियों से जिन्होंने खूब स्वागत किया मेरा,
उनका बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड के लोगों की जो एक सीबीआई जांच है उसका एक नया अध्याय शुरू हो गया। तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बस धन्यवाद। सब पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी पूरी करने में मदद की। भाई धन्यवाद आप लोगों का। दरअसल अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की बात कहते हुए उर्मिला सनावर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के खुलासे की शुरुआत की थी। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने ऑडियो वायरल करते हुए कथित वीआईपी के नाम का खुलासा किया था, जिसके बाद समूचे प्रदेश में उबाल आ गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए और अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच का रास्ता भी साफ किया। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि कोर्ट में जमा कराए गए सबूत जांच को किस दिशा में लेकर जाते हैं। लेकिन इस बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि उर्मिला सनावर का अब खेल खत्म हो गया है। अब तक आतंक मचाने वाली उर्मिला सनावर का अब चैप्टर ही क्लोज हो गया है। वही उर्मिला सनावर और सामाजिक कार्यकर्ता भावना पांडे के बीच अब कोल्ड वॉर शुरू हो गई। आपको बता दें कि उर्मिला सनावर ने जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर भावना पांडे के खिलाफ पोस्ट शेयर कर उन्हें 420 बताया, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर भावना पांडे ने भी उर्मिला सनावर के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। देखिए, पहले उसने भाजपा की वेब सीरीज करी, अब मेरी क्या वेब सीरीज करेगी? मेरी तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, वो एक मानसिक रोगी है और वो उसके पति का वीडियो देखा होगा आपने, और वो कैसी महिला है जो दूसरे के पति को अपना पति बता रही है। आप खुद देखिए, अपने ही बेटे पे रेप का मुकदमा दर्ज करती है। कैसी माँ होगी जो अपने बेटे पे रेप का मुकदमा दर्ज करेगी? और पति बिलखरा, दुकानदारों पे केस, कभी किसी पे। ये दो महिलाएं की लड़ाई है जिसमें सुरेश राठौर का मामला है, और जो भी इसने वीआईपी है जो दुनिया को दिखा रही है मेरे पास सबूत है। अरे क्या सबूत है? वो सारे तो सोशल मीडिया में डाल दिए। वहीं देहरादून स्थित गांधी पार्क में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा है कि बीजेपी ने मनरेगा का नाम बदलकर इस योजना को खत्म करने का काम किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और आने वाले दिनों में प्रदेश भर में भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के आगे शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। जैसा कि हमारा एआईसीसी से हमारा निर्देशित है कि हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम आज 12 जनवरी से लेके हम 29 जनवरी तक हम लोग सांकेतिक धरना देंगे ब्लॉक स्तर पे, और ये हम लेंगे। तो आज हमने देहरादून में गांधी पार्क में गांधी जी प्रतिमा को लेके मनरेगा को जो स्कीम भाजपा की सरकार द्वारा सिर्फ नाम बदलने से ही स्कीम को ख़त्म कर दिया है, तो ये इसी को लेके इसका विरोध में हमने आज ये धरना प्रदर्शन करा है। आने वाले समय में जो हमारे एआईसीसी की तरफ से गाइडलाइन है, उसके जो उनकी तिथियां हैं, जो कार्यक्रम, उस अनुसार हम आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। वहीं हल्द्वानी में प्री एसआईआर को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में बताया गया है कि नैनीताल जिले में 188 बूथ ऐसे हैं जहां प्री एसआईआर का प्रतिशत 50% से कम है। ऐसे में सहायक निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने सभी बूथ के बीएलओ के साथ बैठक की। इस दौरान उनके काम की स्क्रीनिंग की गई। उन्होंने बताया कि बीएलओ को लेकर कई समस्याएं आ रही है, जिनका समाधान किया जाएगा। वहीं अधिकारियों को गाइडलाइन के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए गए। प्री एसआईआर में ऐसे बूथ जहां पे 50% से कम हमारा जो है मैपिंग हुई है, उस पे कार्रवाई करने के निर्देश सीओ साहब से प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में हमारे जो है 188 बूथ थे पूरे जनपद में, जिनके वीएलओ के साथ हमने वार्ता की है, उनको पुनः एक प्रशिक्षण दिया है, उनके फील्ड में आने वाली समस्याओं का समाधान किया है, उनके मन में जो है अगर किसी प्रकार की आशंका थी तो उसका समाधान किया है, और उनको मोटिवेट किया है। उनको जो है उनके सुपरवाइजरों को भी मोटिवेट किया है। हमारे ईआरओज एईआरओज से भी वार्ता की है। वहीं देहरादून स्थित गांधी पार्क में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा है कि बीजेपी ने मनरेगा का नाम बदलकर इस योजना को खत्म करने का काम किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और आने वाले दिनों में प्रदेश भर में भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के आगे शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। जैसा कि हमारा एआईसीसी से हमारा निर्देशित है कि हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम आज 12 जनवरी से लेके हम 29 जनवरी तक
हम लोग सांकेतिक धरना देंगे ब्लॉक स्तर पे, और ये हम लेके तो आज हमने देहरादून में गांधी पार्क में गांधी जी प्रतिमा को लेके मनरेगा को जो स्कीम भाजपा की सरकार द्वारा सिर्फ नाम बदलने से ही स्कीम को ख़त्म कर दिया है, तो ये इसी को लेके इसका विरोध में हमने आज ये धरना प्रदर्शन करा है। आने वाले समय में जो हमारे AICC की तरफ से गाइडलाइन है, उसके जो उनकी तिथियां हैं, जो कार्यक्रम, उस अनुसार हम आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। वहीं हल्द्वानी में प्री SIR को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में बताया गया है कि नैनीताल जिले में 188 बूथ ऐसे हैं जहां प्री SIR का प्रतिशत 50% से कम है। ऐसे में सहायक निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने सभी बूथ के BLO के साथ बैठक की। इस दौरान उनके काम की स्क्रीनिंग की गई। उन्होंने बताया कि BLO को लेकर कई समस्याएं आ रही है, जिनका समाधान किया जाएगा। वहीं अधिकारियों को गाइडलाइन के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए गए। प्री SIR में ऐसे बूथ जहां पे 50% से कम हमारा जो है मैपिंग हुई है, उस पे कार्रवाई करने के निर्देश सीओ साहब से प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में हमारे जो है 188 बूथ थे पूरे जनपद में, जिनके VLO के साथ हमने वार्ता की है, उनको पुनः एक प्रशिक्षण दिया है, उनके फील्ड में आने वाली समस्याओं का समाधान किया है, उनके मन में जो है अगर किसी प्रकार की आशंका थी तो उसका समाधान किया है, और उनको मोटिवेट किया है, उनको जो है उनके सुपरवाइजरों को भी मोटिवेट किया है, हमारे EROs AEROs से भी वार्ता की है। वहीं रुड़की न्यायालय परिसर से एक बड़ी हैरान कर देने वाली और लापरवाह बरतने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चेक बाउंस प्रकरण में दोषी ठहराए गए एक अभियुक्त, जिसकी सजा का ऐलान होते ही पुलिस और कोर्ट कर्मचारियों को चकमा देकर वो आरोपी फरार हो गया। अदालत परिसर से अभियुक्त के फरार होने की घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में SP देहात शेखर चंद्र सयाल ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर उसकी दबिश शुरू कर दी है। ये कल इवनिंग की घटना है। शायद दिन में वो व्यक्ति जो NI एक्ट के तहत उसको कॉल ने समन किया था, तो वहाँ खुद ही पहुंचा था। कोर्ट ने सजा सुनाई तो हमारी जो कोर्ट मोहरेर है, उनका कहना है कि उस दौरान वो मौका दे करके वहाँ से फरार हो गया बाथरूम जाने के बहाने से। तो इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, हमारी टीमें लगी हैं, जल्द ही हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। वहीं किच्छा में सूरजमल यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आरोप लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनके साथ नर्सिंग कोर्स के नाम पर धोखाधड़ी की है। दरअसल यूनिवर्सिटी INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में अब छात्रों को अपने भविष्य को लेकर डर सता रहा है। सूरजमल यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें कई बार आश्वासन दे चुका है, लेकिन अभी तक NSC की मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। हम लोग नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। नर्सिंग की चलाने के सबसे पहले INC है, एक रेगुलेटरी बॉडी है पूरी इंडिया की। इसका मान्यता होना बहुत जरूरी है कॉलेज के लिए। हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, INC हुआ ही नहीं है कॉलेज। अब हमें ट्रस्ट बना रखा था, हमसे बोला जाता हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। रेगुलर फीस हम जमा कर रहे हैं, विद फाइन जमा कर रहे हैं, लेकिन ये फीस हमारा अब तक INC उन्होंने कराया ही नहीं है। INC इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है, ये एक पूरी बॉडी है जो नर्सिंग डिपार्टमेंट को चलाने की अथॉरिटी देती है। जैसे हम नर्सिंग ऑफिसर हैं, जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि किसी भी स्टेट में जाके हम अपना काम कर सकते हैं। अदर फॉरेन कंट्री में भी हम काम कर सकते हैं, नॉर्थ सेट का एग्जाम भर सकते हैं, सरकारी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो हम लगा तो इसीलिए रहे ना कि हम अच्छी जगह पे काम करें, अच्छा पैसा कमाएं। यहाँ के क्या नाम है जो चेयरमैन है, वो आए थे कुछ दिन पहले अभी बात करने के लिए। वो लोग हमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हें 8,000 रुपये की जॉब दे देंगे करके। 8,000 की जॉब देंगे, ये हम 8,000 की जॉब करेंगे। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ कार सवार युवक एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। गेस्ट हाउस में हुई मारपीट की एक घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना कलियर का मामला है, जिसका आप जिक्र करें, उसमें एक वीडियो भी वायरल हो रही है। आपस में रिश्तेदारों का आपस में झगड़ा था, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई कि एक व्यक्ति को जबरन वो लेके गए हैं और उसके साथ काफी मारपीट करी है। तो थाने के संज्ञान में जैसे ही वीडियो और ये प्रकरण आया, वादी की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपस में रिश्तेदार लोग रिश्तेदार है, बताया जा रहा है कुछ सर, जैसे तहरीर में गाली देने। हाँ, गाली देना ये करना, मतलब रिश्तेदार हैं, पहले भी झगड़ा था उनका, और ससुराल पक्ष मायके पक्ष इस टाइप का कुछ मैटर है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की बढ़ी मुश्किलें, बुजुर्ग महिला के बाद एक और शख्स ने लगाया जमीन हड़पने का आरोप, बाजपुर कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा।
काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में सुखवंत सिंह की पत्नी का बयान, कहा अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है परिवार, आगे भी निष्पक्ष जांच की जताई उम्मीद। उर्मिला सनावर और सामाजिक कार्यकर्ता भावना पांडे के बीच शुरू हुई कॉल वॉर। उर्मिला ने भावना को बताया 420। भावना पांडे बोली राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने की दी चेतावनी। और चारधाम यात्रा की तैयारियों से जुड़ी बड़ी खबर, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मोबाइल बैन करने की तैयारी। रील ब्लॉग बनाने के दौरान बढ़ते विवाद पर किया जा रहा है विचार।